हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 11 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। तो उसमें हम टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ऑलरेडी स्टडी कर चुके थे, जिसमें हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पढ़ा था, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग टू लार्ज क्लास ऑफ एंजाइम्स, जिसको न्यूक्लियेजेस कहा जाता है। न्यूक्लियेजेस को फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियेज एंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। मतलब जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियेज एंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम किसी भी डीएनए की सीक्वेंस को टर्मिनल एंड पे कट करते हैं, लेकिन जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है, नाम ही इंडिकेट कर रहा है इसका एंडोन्यूक्लियेज, मतलब कि दे डू नॉट कट एट द टर्मिनल एंड। ये एक स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट होती है इनकी, दे कट एट द स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट्स। ठीक है, तो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज बायोटेक्नोलॉजी के अंदर यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले हम आते हैं एक्शन ऑफ EcoR1। EcoR1 जो एंजाइम था, इट वाज आइसोलेटेड फ्रॉम ई कोलाई बैक्टीरिया। ई कोलाई से आइसोलेट किया गया था। और HindII मैंने आपको पहले बताया था कि HindII वाज द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम दैट वाज आइसोलेटेड। HindII पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज था, लेकिन पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ई कोलाई से आइसोलेट किया गया था। नाउ वी कम टू एक्शन ऑफ EcoR1। जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है वो किसी भी डीएनए को पैलियंड्रोमिक सीक्वेंसेस पे कट करते हैं। ठीक है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस पे कट करते हैं। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस क्या होती है, ये हम 5th चैप्टर में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस वो सीक्वेंसेस होती हैं जिनको हम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन एक स्ट्रैंड से पढ़ें और दूसरे स्ट्रैंड पे भी सेम डायरेक्शन में, मतलब 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन वो सेम रीड की जाएंगी। अगर जैसे मान लो EcoR1 की जो रिकॉग्निशन साइट है वो है GAATTC, यहाँ पे भी हम ऐसे लिखेंगे ये। ठीक है, तो अगर इसको 5 प्राइम से एक स्ट्रैंड पे 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में हम पढ़े तो ये सीक्वेंस होती है, और दूसरे स्ट्रैंड पे भी अगर हम 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में पढ़ेंगे तो भी यही सीक्वेंसेज होती है। अगर हम इधर से 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ पढ़े तो C से स्टार्ट होती है सीक्वेंसेज, और इधर से हम 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ पढ़ते हैं तो भी ये C से स्टार्ट होती है। मतलब कि वो सीक्वेंसेज जिसको हम दोनों स्ट्रैंड्स पे किसी भी डायरेक्शन में पढ़े वो सेम होंगी। ठीक है, तो नाउ वी कम टू द एक्शन ऑफ EcoR1। तो EcoR1 का एक्शन पढ़ने से पहले हम सीक्वेंसेस बना लेते हैं। इसकी जो रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस है मैंने आपको अभी बताया है क्या होती हैं, GAATTC। ठीक है, GAATT। EcoR1 की जो सीक्वेंसेज हैं वो ये है GAATTC। ये 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड की तरफ रन कर रहे हैं, ये 3 प्राइम से 5 प्राइम एंड की तरफ रन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कौन सी सीक्वेंसेज है, पैलियंड्रोमिक सीक्वेंसेज। ये मोस्ट कॉमनली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। EcoR1 यहाँ पे G और A के बीच में, यहाँ पे इसकी रिकॉग्निशन साइट होगी, यहाँ से कट करेगा, और यहाँ पे इस सीक्वेंस पे G और A के अंदर। ठीक है, ये वाला जो डीएनए है ये वेक्टर डीएनए होता है, और ये वाला जो डीएनए है ये फॉरेन डीएनए है। वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए क्या होता है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एक बार फिर से बता देती हूँ कि फॉरेन डीएनए वो डीएनए है जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। जीन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब कि हमें कोई भी जीन चाहिए। मैंने आपको फायरफ्लाई का एग्जांपल बताया था, तो फायरफ्लाई के अंदर जो लूसीफेरिन प्रोटीन है जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, मान लेते हैं वो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, तो ये क्या हो गया, फॉरेन डीएनए। और वेक्टर डीएनए बैक्टीरिया का डीएनए होगा जो कि इस फॉरेन डीएनए के साथ बाइंड किया जाएगा। ठीक है, जैसे ये प्लाज्मिड है तो ये प्लाज्मिड क्या है, वेक्टर डीएनए है, और इसके साथ ये फॉरेन डीएनए इस तरीके से बाइंड किया जाता है एक पर्टिकुलर रिकॉग्निशन साइट पे। ठीक है, जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है EcoR1 एंजाइम इस स्पेसिफिक सीक्वेंस पे कट करेगा यहाँ से, और इस स्पेसिफिक सीक्वेंस पे यहाँ से कट करेगा। यहाँ पे भी फॉरेन डीएनए पे भी ये सेम सीक्वेंसेस पे कट करेगा। ध्यान देना कि जो सीक्वेंसेस वेक्टर डीएनए में कट करेगा वही सीक्वेंसेस ये फॉरेन डीएनए के अंदर, मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट के अंदर कट करेगा। ठीक है, यहाँ से कट किया और यहाँ से कट किया। इसके अंदर जब कट करता है तो ये वाली जो सीक्वेंसेस है, ठीक है, ये वाली सीक्वेंसेस
ये वाली सीक्वेंसेस कट कर देता है। तो हमारे पास जो सीक्वेंसेस बची हैं वो ये बचेंगी। यहाँ पे जो AA, TT, C और G था वो कट किया जा चुका है। इधर देखेंगे तो इसके जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस जो होंगी वो बचेंगी। इनके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस जो होंगी वही यहाँ पे रिमेंड है, बाकी सीक्वेंसेस को कट किया जा चुका है। तो यहाँ पे ये वाली जो सीक्वेंसेस हैं, ठीक है, यहाँ पे कट किया तो हमारे पास इस तरीके से कट करेगा, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से। तो ये वाली जो सीक्वेंसेस हैं ये कट की जा चुकी है, ठीक है। तो अब जो एंड बचे हैं, ऐसे एंड्स को स्टिकी एंड बोला जाता है। These ends are known as sticky end। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड का ब्रेकडाउन हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा है, क्योंकि ये जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेज होती हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से एक दूसरे के साथ अटैच्ड होती हैं। तो ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद यहाँ पे जो एंड्स की फॉर्मेशन हुई है, इन एंड्स को स्टिकी एंड कहा जाता है। अब ये जो फॉरेन डीएनए की सीक्वेंसेज और वेक्टर डीएनए की सीक्वेंसेज, यहाँ पे इन दोनों को लाइगेज एंजाइम की हेल्प से बाइंड किया जाता है। जब लाइगेज एंजाइम की हेल्प से बाइंड किया जाता है तो ये और ये दोनों सीक्वेंसेस कुछ इस तरीके से एक दूसरे के साथ ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे G था, ये C और ये A, A, T, T, C, यहाँ पे इसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेज होंगी, ठीक है। तो ये जो डीएनए बना है, ये स्ट्रैंड इस तरीके से बना लेना, ठीक है। ये जो डीएनए बना है, इस डीएनए को कहा जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंड द टेक्नोलॉजी इज़ नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। क्लियर। अब ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है इसको होस्ट के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। होस्ट क्या होगा? ई कोलाई, मतलब कि जिस बैक्टीरिया से हमने जो वेक्टर डीएनए लिया है उसके अंदर ये वापसी से डाल दिया जाता है ताकि इसकी क्लोनिंग की जा सके। और जब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए की क्लोनिंग की जाती है, मतलब इसके मल्टीपल कॉपीज़ बनाई जाती है, दैट इज़ नोन एज जीन क्लोनिंग। नाउ वी कम टू एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। मतलब इस प्रोसीजर को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है। जेल हम यूज़ करते हैं यहाँ पे एग्रोज जेल। हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि जो एग्रोज जेल है वो अगार अगार से बनाया जाता है। एग्रोज जेल या अगार जेल अगार अगार से बनाया जाता है। अगार अगार ये पाउडर लाइक सब्सटेंस होता है दैट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी सीवीड्स, मतलब कि जो रेड एल्गी है उनसे ऑब्टेन किया जाता है। और 11th क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम जैलिडियम एंड ग्रासिलेरिया, ठीक है। जैलिडियम, रेड एल्गी जो जैलिडियम होती है उससे ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। तो जब इसके अंदर वाटर ऐड करते हैं, अगार के अंदर वाटर ऐड करते हैं तो ये जेल लाइक इसकी कंसिस्टेंसी बन जाती है, जिसको एग्रोज जेल बोलते हैं। अब देखो, हमें पता है कि जो हमारा डीएनए है इट इज़ नेगेटिवली चार्ज। एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए एक प्लेट ली जाती है, ठीक है, एक प्लेट ली जाती है, उसके अंदर जेल डाले जाते हैं, जेल डाला जाता है, जेल के अंदर कुछ वेल्स बना दिए जाते हैं। वेल्स का मतलब कुएँ, एक कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे लगाया जाता है और कोम्ब से जेल के अंदर ये वेल्स बन जाते हैं। इन वेल्स में डीएनए को एक माइक्रोपिपेट एक नीडल लाइक, जैसे हमारा जो इंजेक्शन होता है ना उसकी तरह एक बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, उसकी हेल्प से डीएनए को यहाँ पे इंजेक्ट किया जाएगा। जब डीएनए को इंजेक्ट किया जाता है, क्योंकि डीएनए नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज को क्या बोलते हैं? मतलब कैथोड, ठीक है। नेगेटिव चार्ज मतलब कैथोड होगा यहाँ पे, और दूसरी तरफ एनोड बनाया जाता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ डीएनए को रन कराया जाता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब इलेक्ट्रिसिटी रन की जाती है तो डीएनए के जो फ्रैगमेंट्स हैं वो अपने साइज़ के अकॉर्डिंग रन करते हैं। जो स्मॉलर फ्रैगमेंट होंगे वो दूर तक रन करेंगे और जो लार्जर फ्रैगमेंट्स होते हैं वो पास में ही रह जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने डीएनए को आइसोलेट कर सकते, मतलब कि सेपरेट कर सकते हैं। उसके बाद इन डीएनए को अगर हमें देखना है, विजुअलाइज करना है, दे कैन बी विजुअलाइज्ड बाय स्टेनिंग ए डाई। उस डाई का नाम है इथिडियम ब्रोमाइड डाई,
ठीक है। इथिडियम ब्रोमाइड डाई करने के बाद ये जो स्ट्रैंड्स हैं ये हमें ऑरेंज कलर के दिखाई देते हैं, दे आर सीन ऑरेंज कलर, मतलब ब्राइट ऑरेंज कलर की हेल्प दिखाई देते हैं। कब इनको देखा कैसे जाता है, दे आर एक्सपोज्ड अंडर यूवी रेज। ठीक है, अगर मान लो हमें किसी डीएनए के पीस को यहाँ से कट करना है, इस जेल में से कट करना है, देन दिस प्रोसेस इज़ नोन एज इल्यूशन। ठीक है, दिस प्रोसेस इज़ नोन एज इल्यूशन। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर एक जेल होती है एग्रो जेल, उसके अंदर डीएनए के स्ट्रैंड्स को रन कराया जाता है, सेपरेट किया जाता है। डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, दे आर फोर्सफुली सेपरेटेड टुवर्ड्स दी एनोड। तो जैसे जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है ये कैथोड से एनोड की तरफ रन करने लगते हैं और डीएनए के स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं। लार्जर पार्टिकल, लार्जर स्ट्रैंड जो होंगे वो हैवियर जो होंगे, जो वो नज़दीक रहेंगे, पास में रहेंगे, और जो लाइटर इन वेट होंगे वो दूर तक रन करेंगे। इनको देखने के लिए जो डाई यूज़ की जाती है दैट इज़ इथिडियम ब्रोमाइड एंड दे लुक ब्राइट ऑरेंज इन कलर अंडर द अल्ट्रावायलेट रेज। अगर हमें डीएनए की किसी स्ट्रैंड को, किसी पार्ट को कट करना है दैन द प्रोसेस इज़ नोन एज इल्यूशन। नाउ वी कम टू क्लोनिंग वेक्टर्स। क्लोनिंग वेक्टर्स अभी हमने डिस्कस किया था। क्या होता है कि जो लेके जाते हैं फॉरेन डीएनए को कैरी करते हैं, जो डीएनए उसको, जो भी ऑर्गेनिज्म, उसको क्लोनिंग वेक्टर बोला जाता है। तो क्लोनिंग वेक्टर के अंदर भी कुछ कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए, कुछ फीचर्स होने चाहिए। तो उसके अंदर सबसे पहला है ORI। ORI का मतलब होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, मान लेते हैं एक वेक्टर है, ठीक है, एक वेक्टर है, उसके अंदर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होनी चाहिए जिसको नाम है ORI। अगर ये ORI सीक्वेंस नहीं है तो इसके साथ कोई पीस ऑफ डीएनए लिंक कर दिया, कोई हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट लिंक कर दिया, तो वो अपने आप को मल्टीप्लाई कैसे करेगा, क्योंकि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यहीं से ये है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की वजह से ही रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो किसी भी वेक्टर के अंदर जब डीएनए इंसर्ट किया जाता है देन वी हैव टू मेक श्योर दैट इट कैरी ORI साइट, मतलब इसके अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। सेकंड इज सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर वो सीक्वेंसेज होती हैं या फिर वो मार्कर होते हैं जो ट्रांसफॉर्मेंट्स को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स से डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करते हैं। ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को अलग करने में हेल्प करते हैं। देखो कैसे कि ये प्लाज्मिड है, मान लेते हैं ये प्लाज्मिड है, इसके पास यहाँ पे एक सीक्वेंस है एम्फीसिलिन के लिए और एक सीक्वेंस है टेट्रासाइक्लिन के लिए। ठीक है, अगर हमने टेट्रासाइक्लिन वाली सीक्वेंस, यहाँ पे कोई रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट करना है, तो हमने इस सीक्वेंस को कट कर दिया, मतलब कि जो टेट्रासाइक्लिन वाला जीन था ये तो कट हो गया। अब इस डीएनए के अंदर, अब इस ऑर्गन, ये पूरा इकोलाई बैक्टीरिया है मान लेते हैं, अब इस बैक्टीरिया के अंदर टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंट नहीं बचा, रेजिस्टेंस इसके लिए ख़त्म हो गया है। तो हम सेलेक्टेबल मार्कर का यूज़ कैसे करेंगे कि हमने एक मीडियम लिया, उस मीडियम के अंदर हमने टेट्रासाइक्लिन डाला है, ठीक है, तो बहुत सारे बैक्टीरिया लिए, जो बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं किए, जो बैक्टीरिया इस मीडियम में सर्वाइव नहीं किए, मतलब कि वो ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, उनका ये टेट्रासाइक्लिन वाला जो जीन है ये हट चुका है, लेकिन जो बैक्टीरिया सर्वाइव करेंगे मतलब वो क्या है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स है, उनके अंदर अभी भी टेट्रासाइक्लिन वाला जीन है। तो देयर आर मैनी सेलेक्टेबल मार्कर, जैसे कि एम्फीसिलिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, क्लोरमफेनिकोल होता है, क्लोरमफेनिकोल भी एक सेलेक्टेबल मार्कर है। ठीक है, कानामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन या कानामाइसिन भी एक सेलेक्टेबल मार्कर है। ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू नंबर 3, देयर शुड बी क्लोनिंग साइट्स। देयर शुड बी क्लोनिंग साइट्स। तो किसी भी डीएनए को लिंक करने के लिए, जैसे ये प्लाज्मिड है या फिर कोई भी वेक्टर है, उसके साथ लिंक करने के लिए किसी भी डीएनए के पास, किसी भी वेक्टर के पास क्लोनिंग साइट होनी चाहिए। जैसे कि हम बात करते हैं प्लाज्मिड, ठीक है, प्लाज्मिड PBr322, इसका स्ट्रक्चर डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो PBr322 के अंदर 8 रिकॉग्निशन साइट्स है, देयर आर 8 रिकॉग्निशन साइट। जैसे यहाँ पे PST1 है,
ठीक है। उसके बाद PVU1 है, उसके बाद EcoR1 है। तो ये ऐसी रिकॉग्निशन साइट होती है, जैसे EcoR1 एंजाइम है वो यहाँ पे कट करेगा, इसकी रिकॉग्निशन साइट ये है। तो देयर शुड बी रिकॉग्निशन साइट्स, देयर शुड बी क्लोनिंग साइट्स, ठीक है। तो यहाँ पे, ठीक है, क्लोनिंग साइट्स प्रेजेंट होनी चाहिए। उसके बाद एक टर्म आती है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। देयर इज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का मतलब है कि जैसे हमने लैकोपेरोन पढ़ा था हमने, ठीक है, हमने लैकोपेरोन पढ़ा था इस चैप्टर में। तो लैकोपेरोन, उसके अंदर 3 स्ट्रक्चरल जीन्स थे, एक जेड था, एक वाई था और एक ए था, जेड वाई और ए। अब इसके अंदर जो जेड था, इट वाज कोडिंग फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, इट वाज कोडिंग फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। ये परमीएज के लिए था और ये ट्रांस एसिटाइलेज के लिए था। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ब्रेक डाउन कर रहा था, लेकिन उसके अलावा ये इस बैक्टीरिया के अंदर क्रोमाजेनिक इफेक्ट देता है। क्रोमाजेनिक इफेक्ट का मतलब कि जिस बैक्टीरिया के अंदर ये जीन होता है, वहाँ पे जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होती है उनके अंदर ब्लू कलर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, साइंटिस्ट ने क्या किया कि इस जीन को, इस जड़ को यहाँ से हटा दिया, मतलब कि इसको कट करके इसकी जगह पे कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया, कोई भी जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया। तो अगर ये सीक्वेंस कट हो गई तो अब जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होंगी उनके अंदर ब्लू कलर नहीं होगा, राइट। ब्लू कलर क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो सीक्वेंस थी ये तो कट हो गई है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज़ नोन एज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। अब आते हैं हम कि जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनके लिए जो वेक्टर यूज़ किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला आता है प्लांट्स। तो प्लांट्स के अंदर एक वेक्टर है जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमरफेशियंस एक ट्यूमर इंड्यूसिंग बैक्टीरिया है। इसके अंदर एक जीन होता है जिसको बोलते हैं TDNA। TDNA इज़ ट्यूमर इंड्यूसिंग DNA, ठीक है, इट इज़ ट्यूमर इंड्यूसिंग DNA। तो जिस प्लांट के अंदर ये जाता है, प्लांट के अंदर ये इन्फेक्शन कोज करता है, वहाँ पे ट्यूमर का प्रोडक्शन करता है। साइंटिस्ट ने क्या किया कि ये देखो, किसी भी पैथोजन के अंदर जो ट्यूमर प्रोड्यूसिंग हो, चाहे वो रेट्रोवायरस हो, तो उसके अंदर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है। उस स्पेसिफिक सीक्वेंस को अगर कट कर दिया जाए तो वो पैथोजन अब नॉन इन्फेक्टिव हो जाएगा, मतलब वो इन्फेक्ट नहीं करेगा। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि इस TDNA के ट्यूमर इंड्यूसिंग पार्ट को कट कर दिया। तो अब ये जो DNA बन गया, इसको एक स्पेसिफिक टर्म दी जाती है जिसको कहा जाता है डिसआर्म्ड पैथोजन। इट इज़ डिसआर्म्ड पैथोजन, ठीक है। ऐसे ही ह्यूमन बीइंग के अंदर या एनिमल्स के अंदर जब फॉरेन जीन को इंसर्ट करना है, फॉरेन जीन को डालना है, तो उसके लिए यूज़ किए जाते हैं रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस आर द वायरसेस जिनका जीनोम होता है वो RNA होता है। तो रेट्रोवायरस क्या करते हैं कि इनका जो पैथोजेनिक पार्ट है वो भी रिमूव कर दिया गया है, पैथोजेनिक पार्ट को रिमूव कर दिया गया है। अब ये जो पैथोजन बच गया ये भी डिसआर्म्ड पैथोजन है, ठीक है, डिसआर्म्ड पैथोजन है। अब इसकी हेल्प से प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर हम अपने जो DNA है, जो भी जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उनको इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन पैथोजेनिक पार्ट रिमूव होने के बावजूद भी इनकी जो डिवाइड करने की कैपेबिलिटी होगी, क्योंकि ट्यूमर है, ट्यूमर सेल कौन सी होती है, जो रैपिडली डिवाइड करती हैं, डेथ होना भूल जाती है। ऐसे ही रेट्रोवायरस होता है, क्योंकि वायरसेस बहुत जल्दी अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए इनका यूज़ किया जाता है। नाउ वी कम टू कॉम्पिटेंट होस्ट। कॉम्पिटेंट होस्ट, देखो, कॉम्पिटेंट होस्ट का मतलब है कि किसी होस्ट के अंदर जब हम जीन ऑफ इंटरेस्ट डालते हैं तो उसको इतना कैपेबल कैसे बनाएं कि वो ले सके, उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को ले सके। तो सबसे पहला है इसके अंदर मेथड ट्रीटमेंट विद डाइवेलेंट आयंस। डाइवेलेंट आयंस, तो डाइवेलेंट आयंस के साथ ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे पहला इसके अंदर कैल्शियम आयंस होते हैं जो डाइवेलेंट आयन है,
ठीक है, कैल्शियम आयन को साथ जब ट्रीटमेंट किया जाता है तो देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ पोर्स इन दैट होस्ट, उसके अंदर कुछ पोर्स की फॉर्मेशन होती है जिसकी हेल्प से जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो इजीली इंसर्ट किया जा सकता है। ठीक है, सेकंड है हीट शॉक ट्रीटमेंट। सेकंड इज हीट शॉक ट्रीटमेंट। हीट शॉक ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है कि एक होस्ट है, जो भी है, बैक्टीरिया है या फिर कोई भी होस्ट है, उस सेल को सबसे पहले आइस से ट्रीट किया, मतलब उसको आइस में रखा जाता है, फिर उसके बाद उसको 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रखा जाता है, फिर आइस, फिर 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो इस ट्रीटमेंट को हीट शॉक ट्रीटमेंट कहा जाता है, जिसकी हेल्प से जो सेल है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, बैक्टीरियल सेल रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इनटेक कर लेती है, ले लेती है। नंबर 3 इज माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन, ठीक है, माइक्रो इंजेक्शन एक इंजेक्शन मतलब कि पिपेट की हेल्प से डायरेक्टली न्यूक्लियस, एनिमल सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, डीएनए है, उसको डाला जा सकता है। नंबर 4 इज बायोलिस्टिक और जीन गन मेथड। बायोलिस्टिक और जीन गन मेथड। बायोलिस्टिक और जीन गन मेथड के अंदर क्या किया जाता है कि जो कुछ गोल्ड या टंगस्टन के पार्टिकल लिए जाते हैं, गोल्ड या टंगस्टन की कुछ जो बुलेट टाइप से बनाई जाती हैं, गोलियां बनाई जाती हैं, उसके बाद इनके ऊपर डीएनए को रैप कर दिया जाता है। ठीक है, डीएनए कोट कर दिया जाता है गोल्ड या टंगस्टन के ऊपर। उसके बाद इसको, ये जो गोलियां हैं, इनको एक हाई स्पीड से सेल के अंदर बम्बार्डिंग की जाती है। ठीक है, सेल के अंदर बम्बार्डिंग की जाती है। उसके बाद जो सेल है उसके अंदर डीएनए इजीली इनकॉर्पोरेट हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट जो मेथड है, इट इज़ डिसआर्म्ड पैथोजन। डिसआर्म्ड पैथोजन के बारे में अभी हमने डिस्कस किया है। डिसआर्म्ड पैथोजन कि अगर किसी पैथोजन का पैथोजेनिक पार्ट को रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है, पैथोजेनिक पार्ट को रिमूव कर दिया जाता है, दैट पैथोजन इज़ नोन एज डिसआर्म्ड पैथोजन। और ये ईजीली डाला जा सकता है, इससे ईजिली डाला जा सकता है किसी भी होस्ट के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट को। ठीक है, नाउ वी कम टू हमारा एक वेक्टर है जिसका नाम है PBR322। PBR322 पहला प्लाज्मिड था, पहला वेक्टर था जो प्लाज्मिड से बनाया गया। P से होता है प्लाज्मिड, B से बोलीवर एंड R फॉर रोड्रिग्यूज। ठीक है, B से बोलीवर, R से रोड्रिग्यूज। इसके अंदर 8 क्लोनिंग साइट्स है। देयर आर 8 क्लोनिंग साइट्स। क्लोनिंग साइट्स का तो इसके अंदर आप देख पा रहे हो कि देयर आर 8 रेस्ट्रिक्शन साइट्स है। देयर आर 8 रेस्ट्रिक्शन साइट्स। ठीक है, PBR322 बीच में लिखा हुआ है और यहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ORI साइट है। यहाँ पे फर्स्ट रिकॉग्निशन सीक्वेंस है PST1, फिर सेकंड PVU1, then there is recognition sequence for EcoR1, then therefore CLA1, then HIND3, BAMH1, SAL1 और PVU2। यहाँ पे PVU1 है, यहाँ पे PVU2 है। और देर इज़ ROP मतलब प्रोटीन फॉर रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन के लिए प्रोटीन जो ज़रूरी होता है, मतलब कि एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए एक ही साइट होनी चाहिए। देयर शुड बी वन रिकॉग्निशन साइट फॉर वन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। यहाँ पे एम्फिसिलिन है और टेट्रासाइक्लिन है जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है वो कैसे की जाती है। व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।